Okay, good morning, students. So today I explain your history chapter 4, tribes and colonial government. तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर टॉपिक हम लोगों का। शिफ्टिंग मीन्स क्या होता है? शिफ्ट करने से आज किसी एक दूसरे पैच ऑफ लैंड्स पर हैं, उसके बाद वहाँ से खेती किया, धीरे धीरे फिर दूसरे पे जब वहाँ की फर्टिलिटी समाप्त हो गई तो वहाँ छोड़ करके दूसरे प्लेस पर चले गए। तो यही है इसमें। Many tribes practice agriculture but did not settle down and continued moving from one place to another. बहुत से जनजाति जो हैं खेती करते थे, लेकिन वो लोग फिक्स्ड नहीं थे, एक प्लेस पर सेटल हो करके नहीं, लगातार जो है वो मूविंग वन प्लेस टू अनदर, एक दूसरे प्लेस पे करते रहते थे। They practice special types of cultivation called jhum or shifting cultivation. Jhum was practiced on small patches of land, mostly in forest. नंबर वन क्या था? ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया के छोटे से छोटे लैंड पर लोग खेती करते थे। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप, पेड़ों को, जो झाड़ियाँ होती थी उनको काट देते थे ऊपर से। अलाउ सनलाइट, जिससे सनलाइट ज़मीन तक पहुँचे। दे बर्न द वेजिटेशन, और उसको जला देते थे। लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन, और खेती के लिए लैंड को क्लियर कर, साफ सुथरा कर लेते थे। आइस, जो राख होती थी, विच कॉन्टेन पोटास, वाज यूज टू फर्टिलाइज द सॉयल। वो राख जो है जिसमें पोटास मिनरल्स होता था, खाद का काम करता था। ट्रीज वर कट एंड सॉयल वाज प्रिपेयर्ड देम, द सीड वर स्कैटर्ड। खेत को तैयार करके उसमें सीड बो दिया जाता था। दे मूव्ड टू अनदर फील्ड वंस क्रॉप, एक क्रॉप दो क्रॉप बोने के बाद वो फिर दूसरी जगह पे मूव कर जाते थे, क्योंकि लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी। आफ्टर हार्वेस्टिंग द लैंड वाज लेफ्ट फॉलो, खेती करने के बाद, फसल काटने के बाद लैंड को खाली छोड़ दिया जाता था पुनः, जिससे फर्टिलिटी धीरे धीरे मेंटेन हो जाए। द ओनली वे बाई विच दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन was by freely moving in and out of the forest. Using them for growing crops, jhum cultivators was practiced mostly in northeast and central India. ज़्यादातर ये लोग जो होते थे नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में थे। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तरी पूर्वी और मध्य भारत। अब आपका आ गया सेटल्ड एग्रीकल्चर। Some other tribal groups like the Munda of छोटा नागपुर began settling down. छोटा नागपुर रीजन में मुंडा ट्राइब्स के लोग जो है धीरे धीरे सेटल हो गए एक प्लेस पर, और उन लोगों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती करना शुरू किया। दे यूज प्लग, वो बैलों का यूज करते थे, हल का, खेतों की जुताई के लिए। आफ्टर लिविंग ऑन ए पर्टिकुलर ट्रैक्ट ऑफ लैंड ईयर्स, बरसों एक ही लैंड पे रहते रहते वो अपना धीरे धीरे जमीन के मालिक होते गए, ओनरशिप। इन मेनी केसेस द लैंड बिलोंग टू द क्लॉन एज अ होल। ज़्यादातर मामलों में क्या होता था? पूरे एक समुदाय से रिलेटेड लैंड होती थी। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लॉन वेर रिकॉर्डेड ऑफ डिसेंडेंट, चूँकि सभी लोग जो है एक ही फैमिली के माने जाते थे। आप वन कॉमन इंसेस्टर, एक पूर्वज उनका, कहते नहीं, आज भी लोग, हम लोग भी कहते हैं कि हमारा गांव, हमारा ही खुद व्यक्तिगत जो हमारा एक गांव आज करीब 13-14 परिवार उसमें है, वो एक व्यक्ति से हुआ है। तो ऐसे ही वो लोग भी मानते थे। सम ऑफ देम अपॉइंटेड दियर ओन चीफ, उनमें से अपना मुखिया लोग नियुक्त करते थे जो प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल करता था टेरिटरी के। अगला आपका है पेज। अब इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन ट्राइबल लाइफ्स, यही पेज है ना?
अब पेज नंबर यहाँ पे 339 शायद है। अरे जो हमने एक्सप्लेन किया उस पेज के बाद यही पेज है ना। मतलब बुक वुक नहीं ओपन करके बैठे हो क्या, केवल ऐसे दिखा रहे हो क्या आप लोग? चलिए आगे देखिए। तो बिफोर द कॉलोनियल रूल ट्राइबल सोसाइटीज हैड लिव्ड इन रिलेटिव आइसोलेशन। जब कॉलोनियल रूल नहीं था, ब्रिटिश रूल नहीं था, या ब्रिटिश रूल ने फॉरेस्ट या ट्राइबल्स लाइफ पर कोई अपना रूल या बैन उन पे नहीं किया था, तो उसके पहले इनका अपना एक सोसाइटी थी, रिलेटिव आइसोलेशन। विद द एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनियल रूल, जैसे जैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट बढ़ती गई इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ग्रेट चेंज केम अबाउट इन द लाइफ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। तो जैसे जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में कॉलोनियल गवर्नमेंट अपना विस्तार करती गई, ऐसे ही इनके लाइफ्स में, इनके समुदाय में भी, कम्युनिटियल ट्राइबल समुदाय में भी बदलाव आते गए, चूँकि उसका इफेक्ट इन पर भी पड़ता गया। Colonialism resulted in the encroachment. Encroachment means यहाँ पे है, नीचे मीनिंग उसकी दी गई है कि सन इनटू अ पर्सन्स टेरिटरी राइट एंड सो ऑन। आप फॉरेस्ट लैंड बाय द ब्रिटिश, तो कॉलोनियल रूल के द्वारा फॉरेस्ट लैंड को एक तरह से ले लिया गया। इनका जो ट्राइब्स के अंडर में था, एक तरह से वो अपना अधिकार समझते थे उस पर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट और लैंड। द एडवर्स इफेक्ट ऑन द पॉलिटिकल, इससे जो है उन पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ किसके, ट्राइबल्स के, बहुत एडवर्स इफेक्ट मतलब बैड इफेक्ट पड़ा। लेट अस नाउ लुक एट हाउ कॉलोनियल रूल इन्फ्लुएंस ट्राइबल सोसाइटीज। कैसे जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ट्राइबल सोसाइटीज को प्रभावित किया। नंबर वन, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। सबसे पहले उनके प्रशासनिक व्यवस्था पे राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ा। द ब्रिटिश वांटेड टू ब्रिंग ट्राइबल एरियाज अंडर दियर डेंजर ऑफ एक्सपोजिंग देम टू मेन स्ट्रीम सोसाइटी। ब्रिटिश वांटेड टू ब्रिंग ट्राइबल मतलब ब्रिटिश लोग जो है ट्राइबल क्षेत्र को अंडर दियर कंप्लीट कंट्रोल, वो पूरा अपने नियंत्रण में चाहते थे। हाउएवर दे आल्सो न्यू, क्योंकि वो जानते थे डेंजर ऑफ एक्सपोजिंग देम टू मेन स्ट्रीम सोसाइटी। अगर उनको समाज की मुख्य धारा में हम डायरेक्ट एक्सपोज करें तो उसका खतरा भी वो अच्छी तरह से समझते थे। द ट्राइबल चीफ्स वर अलाउड टू एंजॉय दियर ट्रेडिशनल राइट नॉमिनली अंडर स्ट्रिक्ट ब्रिटिश। जो ट्राइबल चीफ्स थे, सरदार थे, उनको ये कहा गया, अनुमति दिया गया कि वो अपने ट्रेडिशनल राइट, परंपरा ढंग से जो अधिकार हैं उसको एंजॉय करें, लेकिन किसके, ब्रिटिश सुपरविजन के तहत, ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार करते हुए अपने राइट्स को एंजॉय करें। ट्राइबल चीफ फंक्शन एंड पावर चेंज कंप्लीटली, उनके पावर और उनके फंक्शन, क्रियाकलाप पूरी तरह से बदल दिए गए। दे लॉस्ट दियर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड अथॉरिटी, अर्थात उनका पावर जो है खत्म हो गया। जो उनकी प्रशासनिक अधिकार थे वो सब ले लिए गए ब्रिटिश के द्वारा, केवल नाम के चीफ रह गए। जैसे हमारे प्रिंसली स्टेट लोग, रूलर्स, किंग, दे हैड पे ट्रिब्यूट and discipline their tribal groups as per the command of the British। अब क्या होना देना पड़ता था, ट्रिब्यूट एंड डिस्पिल दियर ट्राइबल्स ग्रुप, अपने ट्राइबल ग्रुप के लिए जो है जो कमांड करते थे ब्रिटिश लोग, उन पे नियंत्रण उनका था, उसके लिए इनको पे करना पड़ता था। द जॉइंट ओनरशिप ऑफ ट्राइबल लैंड वाज डिस्टर्बटेड, जो ट्राइबल लैंड उस पे जो इनका
मालिकाना हक था एक तरह से डिस्टर्बेड हुआ, विच रिजल्टेड इन टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। इसके परिणाम स्वरूप ट्राइब्स और कॉलोनियल गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी तनाव और कन्फ्लिक्ट स्थिति हुई, ट्राइबल सोसाइटीज, और बाद में यही सब कन्फ्लिक्ट का कारण बना, विरोध का कारण बना, जो रिवील हुआ। अगला है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। आर्थिक इस क्या प्रभाव पड़ा? इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंक्लूडेड वेरियस एस्पेक्ट दैट हैव बीन डिस्कस्ड एज बिलो। नंबर वन, लैंड सेटलमेंट। ब्रिटिश वर अगेंस्ट झूम सिस्टम। ये लोग जो झूम कल्टीवेशन करते थे उसके अगेंस्ट थे ब्रिटिश। वो नहीं चाहते थे कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट को इस तरह से कट किया जाए और उस पर खेती हो और फिर ऐसे लैंड छोड़ा जाए। The cultivation that required moving from one plot to another because they found it hard to control the, और इससे ब्रिटिश लोगों को ट्राइबल्स के ऊपर कंट्रोल करने में काफ़ी समस्या आ रही थी, इसलिए ये सब चाहते थे कि ये सब बंद कर दें। अगला है टू इंश्योर इजी कंट्रोल एज वेल एज अ रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। आसानी से उन पे नियंत्रण हो और राजस्व का भी सोर्स हो नियमित। द ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ लैंड सेटलमेंट इन फॉरेस्ट एरिया। इसलिए उन लोगों ने फॉरेस्ट एरिया में भी लैंड सेटलमेंट किया एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड ऑफ ईच एरिया, और रेवेन्यू डिमांड को फिक्स कर दिया। जैसे पढ़ लिया है आप लोगों ने लैंड सेटलमेंट चैप्टर 3 में। अंडर दिस सेटलमेंट द ब्रिटिश फोर्स द ट्राइब्स टू सेटल डाउन एट वन प्लेस। और इसके तहत ब्रिटिश लोग फोर्स करते थे ट्राइब्स को कि एक ही प्लेस पर आप सेटल हो जाइए। एज अ रिजल्ट दे कुड मेजर लैंड अंडर कल्टीवेशन एंड फिक्स द रेवेन्यू। और जो कृषि के अंतर्गत एरिया आते थे, कृषि लैंड, उसको मेजर करके उनमें रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया कि इतना आपको टैक्स देना होगा हमें। द ट्राइबल ग्रुप स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट रजिस्टर्ड। मुख्यतः जो है नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर राज्यों में जो ट्राइबल ग्रुप थे, इन लोगों ने इस पॉलिसी का विरोध किया। अगला है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन हुआ, व्यापारीकरण, ये भी आप पढ़ चुके हो। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस कमर्शियल एग्रीकल्चर, गेट रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड, कॉटन, जूट, इंडिगो, रबर, टी, ओपियम, इन सब के खेती के लिए इन पे दबाव किया गया कि प्लांटेशन खेती करें। अपार्ट फ्रॉम ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड लेबर, जिसमें ज़्यादा जो है मनी और लेबर का इन्वेस्टमेंट होता था, दिस प्रैक्टिस आल्सो रिक्वायर्ड लार्ज फील्ड, और खेत की भी ज़रूरत पड़ती थी ज़्यादातर एरिया। सो द ट्राइबल कम्युनिटीज वर फोर्स टू सरेंडर। इसीलिए इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए इन लोगों ने ट्राइबल कम्युनिटीज को दबाव किया जिससे सरेंडर करें लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंड विच हैड बीन देयर होम फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो फॉरेस्ट लैंड को लोग छोड़े खेती करने के लिए, जो कि उनके हजारों वर्षों से घर थे। दस दिस ब्रोक द ट्राइबल सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, और इससे ट्राइबल समाज की जो है आत्मनिर्भरता खत्म हो गई। जो लोग आत्मनिर्भर थे, खुद अपनी जीविका चला लेते थे, वो लोग बंद हो गया। और ये ब्रिटिश यही चाहते थे कि ये जब लेबर की तरह काम करेंगे तो लेबर की समस्या खत्म हो जाएगी, सस्ते में मिलेंगे और हमारे प्लांटेशन वर्क में खेती करेंगे, मतलब मजदूरी करेंगे। अगला है सिस्टम ऑफ कैश इकोनॉमी। जहाँ ये लोग एक्सचेंज सिस्टम करते थे, बार्टर सिस्टम करते थे, अब कैश सिस्टम हो गया, नगद। द कॉलोनियल अथॉरिटीज ब्रॉट एन एंड टू बार्टर इकोनॉमी। एक्सचेंज सिस्टम को समाप्त कर दिया, सामान के बदले सामान की जगह पे नगद रुपया दीजिए तब सामान लीजिए। ट्राइबल सोसाइटीज इंट्रोड्यूस अ कैश इकोनॉमी। इट वाज फॉलोड बाय एन इन्फ्लक्स ऑफ मर्चेंट, middlemen and moneylenders coming into tribal areas when their land began to be used for
cultivation of such crops. क्या कहा? इट वॉज फॉलोड बाई एन इन्फ्लक्स ऑफ मर्चेंट, व्यापारियों के द्वारा मिडिल मैन, मध्यम वर्गीय मनी लेंडर्स कमिंग इनटू, जो ट्राइबल एरिया में आते थे। व्हेन दे लैंड बिगेन टू बी यूज, जब खेती के लिए लैंड यूज होना शुरू हुआ, कैश क्रॉप के लिए, पीपुल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज कॉल देम, तो ट्राइबल समितियों के लोग उनको दीकू कहना शुरू किया। दैट मीन फॉरनर और आउटसाइडर, मतलब कि ये लैंडलॉर्ड या प्लांटर्स जो है इस ट्राइबल एरिया में आते थे, लैंड को रेंट पे लेकर के उसमें खेती करवाते थे, प्लांटिंग, रबर, टी, जूट, कपास, कॉटन, ये सब। अब आ जाइए, तो इसीलिए डीकू मतलब होगा फॉरनर, बाहरी, तो वहाँ के लोकल जो है ट्राइबल्स, उन लोगों को बाहरी कहा। आगे, द लैंडलेस ट्राइबल्स वर कंपेल्ड टू वर्क एज लो पेड, और जो जिनके अपना कोई भी एक लैंड नहीं होता था, उन्हें कम मजदूरी पर प्लांटिंग वर्क में, लैंड में खेती मजदूरी करना पड़ता था एज ए लेबर। ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ, ब्रिटिश ने फॉरेस्ट लॉ बनाए, कानून। The British realized the importance of timber, which was very expensive. उन लोगों ने टिम्बर्स के महत्व को समझा। इमारती लकड़ियाँ जिससे मिलती हैं, फर्नीचर बनता है, क्योंकि उस समय बहुत महंगे थे। It was obtained from trees such as साल, टेक, देवदार, फाउंड इन फॉरेस्ट, जंगलों में मिलने वाले इन सब पेड़ों से ये बनते थे। 10 टू गेट टिम्बर फॉर रेलवे स्लीपर, उस समय रेलवे ट्रैक बिछ रहे थे जिसमें स्लीपर लकड़ी का लगता था, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया काटा गया। A number of forest act was by the mid 19th century, मध्य 19 दशक तक कई एक्ट बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। Through these act, through these act they extended their control over all the forest, कि इनके तहत जो है वो लोग अपने एरिया को एक्सपेंड करके धीरे धीरे पूरे भारत में कंट्रोल करना चाहते थे। Some forests which produce commercially valuable timber such as देवदार, साल, डिक्लेयर रिजर्व, ऐसे जहाँ पे कीमती लकड़ियाँ वाले पौधे होते थे उनको रिजर्व कर दिया गया। नो वन वाज अलाउड एक्सेस टू दीज फॉरेस्ट। अगला है आपका, अदर फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। नंबर 1 रिजर्व फॉरेस्ट हुआ, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इन दीज फॉरेस्ट ओनली लिमिटेड कस्टमरी राइट वर गिवन, इसे में केवल कुछ मतलब लिमिटेड, सीमित राइट दिया गया ट्राइब्स को कि वो लोग प्रवेश कर सकते थे। हाउएवर द लाइव्स ऑफ ट्राइबल्स, the lives of tribals which revolved around forest, मतलब ट्राइबल्स का जीवन जो कि जंगल के इर्द गिर्द घूमता था, वह ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि पूरी तरह से जंगल पर ही डिपेंड थे। द ब्रिटिश रिस्ट्रिक्टेड दियर फ्रीडम टू मूव, उनकी जो आज़ादी थी मूव करने की फॉरेस्ट में फ्रीली, स्वतंत्र रूप से, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बीनना, लकड़ियाँ, इन सब पे बैन लगा दिया गया।
दे वेयर फोर्स टू मूव टू अदर एरिया, दूसरे एरिया पे मूव करने के लिए उनको फोर्स किया गया कि यहाँ छोड़ करके आप दूसरी जगह जाओ। द मूवमेंट्स ऑफ ट्राइब्स टू फार ऑफ एरियाज डिप्राइव द ब्रिटिश ऑफ चीप लेबर रिसोर्सेस। तो ये जो था ट्राइब्स का दूर एरियाओं में मूवमेंट करना, एक तरह से ये चीप लेबर, सस्ते लेबर जो है संसाधन जुटाना था एक तरह से, कि जब ये मजबूर होंगे, खाने को नहीं मिलेगा इनको, तो ये लोग मजदूरी करेंगे। इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम द ब्रिटिश गेव स्मॉल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, और इस समस्या को सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने ट्राइब्स को छोटे छोटे एरिया पे खेती करने की अनुमति दी। स्मॉल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट टू झूम कल्टीवेटर्स, जो झूम खेती करते थे उनको, they allowed them to cultivate these lands on the condition that the cultivators would provide labor. The cultivators also looked after the forest. आगे है consequently in order to sustain a living, मतलब जीविका के लिए the cultivators turn to money lenders. अब जो कल्टीवेटर्स थे, जो किसान लोग थे, वो धीरे धीरे मनी लेंडर की तरफ, क्योंकि पैसा जो है मनी लेंडर से ही मिलता था। ट्रेडर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर हु एक्सप्लॉइट देम, जो इनका अच्छी तरह से शोषण करते थे, कॉन्ट्रैक्टर और ट्रेडर्स, व्यापारी। दस प्लाइट ऑफ द कल्टीवेटर्स बिकेम मिजरेबल, इस तरह से कल्टीवेटर जो सेल्फ सफिशिएंट थे, उनका जीवन जो है मिजरेबल मतलब दयनीय हो गया। सोशल इम्पैक्ट क्या पढ़ा है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में था the small tracts of land given to cultivators did not produce enough for their family, जो इनको छोटे छोटे लैंड मिले थे खेती करने के लिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में उतना नहीं पैदा होता था जिससे अपने परिवार को ये खिला सके। एज अ रिजल्ट सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैड टू गो फॉर अ प्लेस इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, परिवार के कुछ सदस्य शहरों की तरफ जीविका की तलाश में निकल पड़े, और यहीं से रिजल्ट हुआ ब्रेक डाउन ऑफ जॉइंट फैमिली। आज जो संयुक्त परिवार देखने को नहीं मिलता है, पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार में एक कमाता था, 10 लोग खाते थे। कुछ लोग खेती, कुछ लोग जानवरों को चराना, तरह तरह कार्य करते थे और घर पे ही रहते थे। लेकिन जब जीविका नहीं चली तो परिवार छोड़ करके लोग शहर की तरफ भागे, धीरे धीरे फिर अपने परिवार को लेके गए और आज रह ही गए, तो परिवार टूट गया। जो संयुक्त परिवार था वो एक आखिरी परिवार हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हम फर्स्ट में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, तो यहीं से सब कॉन्सेप्ट बना आज एकाएकी करने वाला। while some tribes were designated by the British as Chippesian, जबकि कुछ ट्राइब्स, कुछ जनजातियां ऐसी थी जिस जो कि डेजिनेटेड, हाँ, ब्रिटिश ने उनको चिपसियन के रूप में चुना, जैसे किसी एरिया का एक सरदार। द अदर्स वर कॉल्ड लेबर, दूसरे लेबर कहलाए। चिपेसियन लुक आफ्टर द रिजर्व लैंड while the laborers provide services. Okay. Are reserve land while the laborers provide service, this led to the emergence of classes within the tribal society. अब इसके वजह से सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटीज में अलग अलग क्लास ग्रुप बन गया। अब आ जाइए ट्राइबल रिस्पॉन्स थ्रू रिवोल्ट, रिवोल्ट के थ्रू, विद्रोह के थ्रू इन लोगों ने अपना रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि सब धीरे धीरे अगेंस्ट थे, उन लोगों ने अपना अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ मेनी ट्राइबल ग्रुप केम एज आर्म्ड रिवोल्ट, सशस्त्र अगेंस्ट दियर ऑपरेशन, दमन के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। फीचर्स ऑफ दीज, नंबर 1, दीज रिवोल्ट्स वर नॉट
सपोर्टेड बाई नॉन ट्राइबल ग्रुप, अदर लोगों ने इसका सपोर्ट नहीं किया। ऑल द रिवोल्ट्स आइडेंटिफाइड दियर टारगेट क्लियरली, सभी रिवोल्ट के अपने अपने अलग टारगेट थे, उद्देश्य था। मोस्ट ऑफ देम वेयर रूटेड इन दियर रेस्पेक्टिव ट्राइबल बिलीफ सिस्टम, उनमें ज़्यादा सर तो जो है अपने ट्राइबल बिलीफ सिस्टम मतलब अपनी परंपरा के अनुसार थे। इन मोस्ट केसेस वायलेंट मेथड वर यूज्ड, हिंसात्मक तरीका अपनाया गया। ओनली एट द लास्ट रिपोर्ट हाउएवर द ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफन पोर्ट्रेट देम एज अपराइजिंग, लास्ट में जो है ब्रिटिश ने जो इनके अपराइजिंग का भी दमन किया, बढ़ते हुए कदम को कुचल दिया। अब इसमें है कोल्ट रिवोल्ट में, कोल रिवोल्ट 1825-27 से, फिर 1830 से 32। द कोल्स इनहेबिटेड लार्ज पोर्शन ऑफ छोटा नागपुर रीजन, फॉर द लॉन्ग टाइम दे डिड नॉट अलाउ एनी स्ट्रेंजर्स टू एंटर दियर टेरिटरी। ये छोटा नागपुर रीजन में निवास करते थे, रहते थे, ये अपने टेरिटरी में किसी बाहरी को अनुमति नहीं देते थे आने के लिए। द अटेम्प्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल टू एंटर दियर टेरिटरी, और जब ब्रिटिश अधिकारी लोग इनके टेरिटरी में एंटर करना शुरू किए, मेट द टफ रेजिस्टेंस, उन लोगों ने कड़ा विरोध किया। इवेंचुअली कॉल सरेंडर्ड 1827 में, हाउएवर दे सून ज्वाइंड द रिवोल्ट ऑफ मुंडा, फिलहाल सरेंडर करना पड़ा, समर्पण करना पड़ा कोल्स को, लेकिन फिर बाद में ये लोग मुंडा रिवोल्ट में शामिल हो गए छोटा नागपुर एरिया में 1830 और 31 में। अगर ये सब सम्मिलित होकर सभी लोग लड़ते तो शायद तो भी कुछ सफलता मिलती। चलिए इसके आगे का पॉइंट आपको नेक्स्ट डे कल, और आप अपनी तैयारी करते रहिए एग्जाम के लिए भी, लॉन्ग शॉर्ट जो भी क्वेश्चन है मनी सब ब्रीफ कीवर्ड सब